एक देश, दो शहर, दो बम, सरेंडर और विश्व युद्ध खत्म। ये कहानी जापान की थी। मई 1945 तक यूरोप में लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन एशिया में जंग अभी बाकी थी। इस तरफ जापान मित्र सेनाओं को कड़ी टक्कर दे रहा था। एक समय तक जापान के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी। उसके बेड़े में 50 लाख से अधिक सैनिक थे। उसका चीन, कोरिया और इंडो चाइना पर नियंत्रण था। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने मित्र सेनाओं को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में उसने एक प्रैक्टिस शुरू की थी। इसका नाम था कमिकाजी। हिंदी में इसका अर्थ होता है दैवीय झोंका। इसके तहत जापान की एयरफोर्स के जवानों ने सुसाइड मिशन शुरू किया। वे उड़ान भरते और अपने प्लेन को दुश्मन की नेवल फ्लीट पर क्रैश करा देते थे। इससे आपको जापानी सेना की बर्बरता का अंदाजा हो गया होगा। फिर आया अगस्त 1945। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए, फैटमैन और लिटिल बॉय। इसके साथ ही जापानी कैंपेन का चैप्टर क्लोज हो गया। उसको सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद जापान की नियति तय होनी थी। विजेताओं का लीडर होने के नाते बीड़ा उठाया अमेरिका ने। उसने युद्ध के बाद के जापान का संविधान लिखा। इस संविधान का आर्टिकल 9 सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इसके तहत जापान को सेना रखने या किसी के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। आज हम जानेंगे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की सेना का इतिहास क्या रहा है। जापान के पास अपनी सेना नहीं है तो फिर उसकी सुरक्षा कौन करता है। जापान में संविधान को बदलने की बहस क्यों चल रही है और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद इसमें क्या फर्क आएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. जहां आज हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाले जापान और वहां की सेना की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। अगर इस विषय में आपकी भी दिलचस्पी है और इसके बारे में आप विस्तार से जानना भी चाहते हैं तो आपके लिए एक रेकमेंडेशन है 2 किताबों का। पहली है सुन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर और दूसरी का नाम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन हिंदी। दोनों किताबें हिंदी में हैं। इन्हें आप जब चाहें तब सुन सकते हैं क्योंकि ये किताबें ऑडियो बुक्स के फॉर्म में हैं। कहाँ सुन सकते हैं? कुकू एफएम पर। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है। चूंकि कुकू एफएम दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर भी हैं, इसलिए आप दर्शकों के लिए खास ऑफर आया है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। करना क्या होगा इस ऑफर के लिए? करना ये होगा कि सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का एक छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंच जाइए। सूचना समाप्त। अब शो को आगे बढ़ाते हैं। हम जापान की आर्मी की कहानी आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक नजर इतिहास पर। साल 1945 7 मई को जर्मनी ने सरेंडर के कागज पर साइन कर दिया। अब यह तय होना था कि पराजितों के साथ क्या सलूक हो, हारे हुए देशों की नियति क्या हो। यूरोप में 4 बड़े विजेता थे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। उनके बीच मीटिंग होनी थी। इसके लिए तारीख फिक्स हुई 17 जुलाई से 2 अगस्त के बीच। कहाँ? जर्मनी के पोस्टडैम में। मीटिंग शुरू होने से एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के पास एक मैसेज आया, मिस्टर प्रेसिडेंट, मिशन इज सक्सेसफुल। ट्रूमैन को पता चला कि न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में चल रहा न्यूक्लियर टेस्ट सफल हो गया है। यह खबर सुनते ही ट्रूमैन चौड़े हो गए। उनके देश के पास एक ऐसा बम था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब वो अपनी शर्तें आसानी से मनवा सकते थे। कहते हैं कि पोस्टडैम मीटिंग के दौरान ट्रूमैन ने सोवियत तानाशाह स्टालिन से इसका मजाकिया जिक्र भी किया था। तब स्टालिन ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराए तब स्टालिन को झटका लगा। स्टालिन का आरोप था कि पश्चिमी देश सोवियत संघ को अंधेरे में रख रहे हैं। खैर, ट्रूमैन ने परमाणु बम वाली खबर का एक और फायदा उठाया। उन्होंने ब्रिटेन और चीन के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध के ऐलान पर साइन नहीं किए थे, इसलिए जॉइंट स्टेटमेंट में उसका नाम नहीं था। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने जापान के अनकंडीशनल सरेंडर के लिए 13 शर्तें तय की। इनमें से 2 का जिक्र आज बेहद जरूरी हो जाता है।
नंबर 9 में लिखा था हथियार डालने के बाद जापानी सेना को घर वापसी की इजाजत दी जाएगी, उन्हें शांतिपूर्ण और अपनी मर्जी का जीवन जीने का अधिकार होगा। नंबर 13 में लिखा था हम जापान की सरकार से अपील करते हैं कि वो अपनी सेना को सरेंडर करने के लिए कहें, उन्हें बताएं कि उनका ख्याल रखा जाएगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जापान को ऐतिहासिक विध्वंस के लिए तैयार रहना होगा। जापान ने शर्तों को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया और फिर वही हुआ जिसकी अमेरिका ने धमकी दी थी। उसने बम गिराकर जापान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने सरेंडर का ऐलान किया। 2 सितंबर के रोज सरेंडर की औपचारिकता भी पूरी हो गई। जापान हार चुका था। अब बात आई कि जापान का भविष्य क्या होगा, उसकी सेना कैसी होगी। ये सवाल भी उठे कि ऐसा क्या किया जाए कि दोबारा विश्व युद्ध जैसी नौबत ना आए। ये सब तय करने के लिए तंत्र को फिक्स करना जरूरी था। जापान 1889 के संविधान के अनुसार चल रहा था। जापानी अधिकारी चाहते थे कि इसमें संशोधन करके काम चलाया जाए, लेकिन मित्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर जनरल डगलस मैकार्थर पूरी तरह से संविधान बदलने के पक्ष में थे। उन्होंने जापान के नए संविधान के लिए 3 बुनियादी सिद्धांत पेश किए। पहला, सम्राट को जापान की जनता के प्रति उत्तरदायी होना होगा। दूसरा, युद्ध छेड़ने का अधिकार खत्म करना होगा। और तीसरा, ब्रिटिश सिस्टम के बरक्स एक संसदीय सिस्टम तैयार करना होगा। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर संविधान का ड्राफ्ट बना। नवंबर 1946 में सम्राट हिरोहितो ने नए संविधान की घोषणा की। मई 1947 में ये पूरे देश पर लागू हो गया। इस संविधान में क्या खास था, अब आपको ये बताते हैं। इसमें सम्राट से राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्जा वापस ले लिया गया। 1947 के बाद से सम्राट को स्टेट और जापानी एकता का प्रतीक माना जाता है। बेसिकली ये एक सांकेतिक पद भर रह गया है। नया संविधान लागू होने के बाद जापानी अधिकारियों ने पूरे देश का दौरा किया। वे अपने साथ संविधान का प्रिंट लेकर सफर करते थे। वे लोगों को समझाते थे कि नए संविधान में उनके लिए क्या है। नए संविधान में महिलाओं को कई अधिकार मिले। ये विश्व युद्ध से पहले की तुलना में अकल्पनीय था। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना आर्टिकल 9। इसमें जापान की मिलिट्री की नियति तय की गई थी। आर्टिकल 9 में कहा गया था कि जापान किसी पर हमला करने के लिए सेना नहीं रखेगा। कहा यह भी गया कि जापान कभी थल, जल या वायु सेना मेंटेन नहीं करेगा, मतलब उसे सेना रखने का अधिकार छीन लिया गया। जापान के पास जो सेना थी उसे भंग कर दिया गया। युद्ध अपराधों में शामिल आर्मी लीडर्स पर मुकदमा चला। कईयों को फांसी पर भी चढ़ाया गया। फिर 1950 का दशक आया। कोरिया वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। चीन में माओ की सरकार आ चुकी थी। जापान अमेरिका के कब्जे में था। उन्हें लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कम्युनिस्ट जापान तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में उन्होंने संविधान में तय प्रावधान में थोड़ा फेरबदल किया। फिर जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JSDF की बुनियाद रखी गई। JSDF का पूरा फोकस इंटरनल सिक्योरिटी और देश में शांति बनाए रखने पर था। तब से अब तक जापान ने कभी किसी आक्रमण में हिस्सा नहीं लिया है। जापान के पास अपनी सेना है, उम्दा किस्म की नेवल फ्लीट है। जापान अपनी GDP का 1% हिस्सा सुरक्षा पर खर्च करता है। जापान की GDP जिस आकार की है, ये हिस्सा कई विकसित देशों से ऊपर जाता है। इसके बावजूद उसके पास आक्रमण करने की क्षमता नहीं है, यानी वो अपने ऊपर होने वाले हमले की स्थिति में बस बचाव ही कर पाएगा, वो करारा जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में जापान की रक्षा कौन करता है? इसके लिए जून 1960 में एक संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एंड सिक्योरिटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। इसके तहत अमेरिका भारी हमले की स्थिति में जापान की सुरक्षा करेगा। अमेरिका ने जापान में कई मिलिट्री बेस बना रखे हैं। यहाँ स्थायी तौर पर अमेरिकी सैनिक रहते हैं। आज हम जापानी सेना की चर्चा क्यों कर रहे हैं? वजह है जापान की ऊपरी सदन के चुनाव का रिजल्ट। जापान के संविधान में आज तक कभी भी किसी तरह का संशोधन नहीं हुआ है। संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 वोटों की जरूरत होती है। 2/3 वोट हासिल करने के बाद संशोधन को जनमत संग्रह के लिए भेजा जाता है। 10 जुलाई को आए नतीजों में सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके सहयोगियों ने 2/3 सीटें हासिल कर ली हैं। LDP जापान की उन पार्टियों में से है जो आर्टिकल 9 में बदलाव की पक्षधर रही है। 8 जुलाई को LDP के नेता और पूर्व
पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आबे जब सत्ता में थे तब उन्होंने संविधान संशोधन की पहल की थी। आबे जापान की सेना को लीगल स्टेटस दिलाने के लिए कैंपेन कर रहे थे। जिस तरह से हालिया समय में नॉर्थ कोरिया का मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम तेज हुआ है, साउथ चाइना सी में टकराव बढ़ा है। उस वजह से जापान में सेल्फ डिफेंस फोर्स की बजाय आत्मनिर्भर सेना की जरूरत महसूस हो रही है। एलडीपी इस जरूरत को पूरा करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही है। फिर इस रास्ते में रुकावट क्यों आ रही है, ये भी बड़ा सवाल है। इसकी वजहें कई हैं। पहली, जापान की जनता के बीच आर्मी को लेकर छवि बहुत अच्छी नहीं है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा फुल फ्लेजेड आर्मी रखने के खिलाफ है। हालिया समय में प्राकृतिक आपदाओं में JSDF की तत्परता के बाद इसमें बदलाव आया है, लेकिन गिनती के वोटर ही संविधान संशोधन के नाम पर वोट करते हैं। इस बार के ऊपरी सदन के चुनाव में महज 3% लोगों ने इसके नाम पर वोटिंग की थी। दूसरी वजह यह है कि जापान की मौजूदा समस्याएं। जापान फिलहाल महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी की समस्या से जूझ रहा है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता संविधान संशोधन को लेकर होगी, कहना मुश्किल है। तीसरी वजह शिंजो आबे की गैर मौजूदगी से जुड़ी हुई है। जापान की राजनीति में बहुत कम नेताओं को आबे जैसा सपोर्ट रहा है। एलडीपी को संविधान संशोधन कराने के लिए सहयोगी दलों के सपोर्ट की जरूरत होगी। जानकारों की माने तो मौजूदा प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के लिए सपोर्ट जुटाना मुश्किल हो सकता है। क्या जापान संविधान संशोधन कराने में कामयाब हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इससे जुड़ी सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब आती है सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी श्रीलंका से है। कई अपडेट्स हैं, एक एक कर सभी को जान लेते हैं। पहली अपडेट राष्ट्रपति के इस्तीफे से जुड़ी है। श्रीलंकाई अखबार डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी पर साइन कर दिया है। ये चिट्ठी 13 जुलाई को रिलीज की जाएगी। प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भीड़ के कब्जे के बाद राजपक्षे घर छोड़कर भाग गए थे। उन्होंने 13 जुलाई को इस्तीफा देने का वादा किया था। गोटबाया राजपक्षे फिलहाल कहां हैं? चर्चा चल रही थी कि राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। प्रेसिडेंशियल पैलेस से निकलने के बाद उन्हें पब्लिक प्लेस में नहीं देखा गया है। हालांकि 11 जुलाई को उन्होंने गैस वितरण के आदेश पर दस्तखत किए। इसके कुछ समय बाद उन्होंने सेना के टॉप के अफसरों के साथ भी मुलाकात की। इस मुलाकात की कोई तस्वीर बाहर नहीं आई है, बस संसद के स्पीकर की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि गोटबाया फिलहाल श्रीलंका में ही हैं। गोटबाया तो श्रीलंका में है, लेकिन उनके छोटे भाई और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे का वहां मन नहीं लग रहा है। इसलिए 11 जुलाई की आधी रात बासिल ने श्रीलंका छोड़ने की कोशिश की। उनका इरादा दुबई के रास्ते अमेरिका निकलने का था, लेकिन जब वो बंडार नायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, वहां का नजारा ही अलग था। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने उनका विरोध किया। इसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने सिल्क रूट क्लियरेंस टर्मिनल पर काम रोक दिया। ये टर्मिनल एक्स्ट्रा पैसे खर्चने वाले यात्रियों के लिए बना है। इसमें आपको लंबी लाइन में नहीं लगना होता। आमतौर पर वीआईपी इस टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। आशंका थी कि राजपक्षे परिवार देश से बाहर निकलने की फिराक में है। बासिल की कोशिश नाकाम होने के बाद बहुत संभावना है कि प्रदर्शनकारी अब एयरपोर्ट्स को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। श्रीलंका में चल रहे संकट के बीच एक बड़ा सवाल घूम रहा है, अगला राष्ट्रपति कौन? संसद के स्पीकर ने इसका ब्लूप्रिंट दे दिया है। 13 जुलाई को गोटबाया का इस्तीफा होगा। 15 जुलाई को संसद का सत्र आहूत होगा। इसमें बताया जाएगा कि राष्ट्रपति की कुर्सी खाली है। फिर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगा जाएगा। 19 जुलाई तक कैंडिडेट अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। विंडो क्लोज होने के एक दिन बाद यानी 20 जुलाई को वोटिंग होगी। विजेता व्यक्ति श्रीलंका का नया राष्ट्रपति होगा। फिर राष्ट्रपति के नेतृत्व में नई कैबिनेट का गठन किया जाएगा। विपक्षी समागी जन बलावेगाया यानी SJB के नेता सजीत प्रेमदासा ने राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि इसके लिए उन्हें गोटबाया की पार्टी का सपोर्ट चाहिए। उधर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर पर लोगों का कब्जा जारी है। धीरे धीरे इसमें हिंसा का पुट आने लगा है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास में जमा लोग आपस में ही लड़ने लगे। इसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए। 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। श्रीलंका से जुड़ी अपडेट्स आपको दी लल्लन टॉप पर लगातार मिलती रहेंगी। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी अंतरिक्ष से जुड़ी एक घटना से है। आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप याद है? नासा की सबसे शक्तिशाली स्पेस दूरबीन।
इसको पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था। अब उस टेलीस्कोप से खींची गई पहली रंगीन फोटो रिलीज हुई है ब्रह्मांड की। ये अब तक देखी गई ब्रह्मांड की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली पहली रंगीन तस्वीर है। इस तस्वीर को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तस्वीर में आपको आकाश गंगाओं से आती रोशनी नजर आ रही होगी, जिसे हम तक पहुंचने में कई अरब साल लगते हैं। इस तस्वीर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, ये एक आश्चर्यजनक तस्वीर है जो हजारों आकाश गंगाओं से भरी हुई है। इसमें अब तक देखी गई सबसे धुंधली वस्तुएं हैं जो नीले, नारंगी और सफेद रंग में रंगी हुई हैं। ये टेलीस्कोप इंजीनियरिंग की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है। ये तो रही टेलीस्कोप की भेजी गई तस्वीर की कहानी। अब थोड़ा इस टेलीस्कोप के बारे में भी जान लेते हैं। साल 2021 25 दिसंबर को फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोपियन स्पेस पोर्ट से इसे लॉन्च किया गया था। ये टेलीस्कोप फिलहाल धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अपने बड़े प्राइमरी मिरर और उपकरणों की मदद से ये स्पेस में किसी भी दूसरे टेलीस्कोप के मुकाबले ज्यादा दूरी तक देख सकता है। टेलीस्कोप में लगे उपकरण इसे धूल और गैस के पार देखने में भी मदद करते हैं। इस टेलीस्कोप को बनाने और अंतरिक्ष में भेजने की वजह क्या है, ये भी आपको बताते हैं। पहली तो ये कि आकाश में कई तरह के अवलोकन करेगा, ब्रह्मांड में चमकने वाले सबसे शुरू के सितारों की तस्वीरें लेना, साथ ही ये दूर के ग्रहों की जांच करेगा और पता लगाएगा क्या वे रहने योग्य हो सकते हैं। इसके साथ वैज्ञानिकों की जेम्स वेब टेलीस्कोप से कुछ उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। संभव है कि इससे हमें कुछ सबसे बड़े सवालों का जवाब मिल जाए। मसलन शुरुआती ब्रह्मांड कैसा दिखता था, तारों, ग्रहों, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति हुई कैसे। हबल टेलीस्कोप की मदद से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 40 करोड़ साल बाद की तस्वीर देख पाए हैं, लेकिन जेम्स वेब से हम इसे 30 करोड़ साल और पीछे जा सकेंगे। तो आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।